Hello everyone, let me introduce myself Dipesh Kumar, Faculty of Chemistry. I am graduate in BTech from Kota and I have 4-year teaching experience in reputed institutions. Today we are going to start class 11th chemistry, and before starting, we are going to introduce all chapters of class 11th chemistry. Okay, let's start. I already divided all chapters in 3 categories. First one is physical, second one is organic and last one is inorganic. Okay, so देखिए जो फिजिकल का जो हमारा चैप्टर्स है, देखिए फिजिकल मेनली हमारा यूज़ होता है न्यूमेरिकल सेक्शंस के लिए। मैक्सिमम जो फिजिकल्स में जो चैप्टर्स आप यहाँ देख रहे हैं वो सभी में क्या होंगे, आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे, मतलब जो कैलकुलेशंस वाले टॉपिक्स इसमें ज़्यादा हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक वाला जो सेक्शंस हैं उसमें आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी सारे याद करने वाले टर्म मिलेंगे, इसके अलावा समझने वाले टर्म भी काफ़ी मिलेंगे आपको ऑर्गेनिक सेक्शंस में। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक सेक्शंस है, इनऑर्गेनिक सेक्शन में आपको थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, मतलब कि रटने वाली चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेगी, लंबे लंबे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये सभी मेनली क्या थियोरेटिकल सेक्शंस के चैप्टर्स है। ओनली जो केमिकल बॉन्डिंग है ये एक्चुअल में इसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शंस भी आते हैं, ये कुछ पार्ट इसमें फिजिकल के भी आएंगे, आपको कुछ पार्ट न्यूमेरिकल्स के आएंगे। तो चलिए पहले चैप्टर से इंट्रोड्यूस करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी चैप्टर्स हैं इसके कुछ पार्ट आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो जितने भी आपने 9th में पढ़े हैं वो तो होंगे ही, प्लस उससे काफ़ी लेवल ऊपर होगा। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स है उसके लेवल काफ़ी ऊपर से होगा। देखिए पहला जो चैप्टर हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है इसमें आपको क्या करना है, आपने ऑलरेडी क्लास 9th में मैटर के बारे में पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, एटम्स मॉलिक्यूल्स ये सब पढ़े होंगे। तो पहले चैप्टर में आपको मेनली वही सब चीज़ें मिलने वाली है, बट इनका लेवल काफ़ी ऊपर होगा। आपने न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत किए होंगे क्लास 9th में एटम्स मॉलिक्यूल्स में, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का लेवल हाई होने वाला है, नए नए टर्म्स आपको काफ़ी सारे मिलेंगे इस चैप्टर में स्पेशली। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके पूरे केमिस्ट्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अगर आप 12th में जाते हैं तो 12th में एक चैप्टर हमारे पास है सॉल्यूशन। अगर आपने यहाँ पे इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया तो 12th में आपको ऑलमोस्ट 50% सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आप ऐसे कर लोगे इसी चैप्टर की हेल्प से। बाकी 50% उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर देखते हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए जैसा कि इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपने ऑलरेडी सेम चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेम नाम है। वहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है उतने तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस साथ में जो टॉपिक्स मिलेंगे उनका लेवल काफ़ी ऊपर होगा और काफ़ी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारे कंपटीशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इसको पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, वो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, ऑलरेडी हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है आपको, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। मोस्टली हमको इस चैप्टर में गैस और लिक्विड के बारे में पढ़ना है, सॉलिड के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर्स हमारे गैस स्टेट मेनली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेंगे जो अदर चैप्टर्स में यूज़ होंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस जेईई नीट में अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, और याद रखिए थर्मोडायनेमिक्स आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, लेकिन क्या है कि जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है वो ऑलमोस्ट सेम नहीं है। ऑलमोस्ट हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके मैच कर जाए वहाँ से, बट आप एवरेज अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40 to 50% टॉपिक्स आपको फिजिक्स में मिलेंगे। बट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद काफ़ी सारे आपको नए नए टर्म्स मिलेंगे यहाँ केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो आपको सेम चैप्टर पढ़ना ही है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के पर्पज से। 2 क्वेश्चंस मिनिमम इससे आते ही आते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल सेक्शन से इंपॉर्टेंट। चलो ये हो गए। अब नेक्स्ट हमारा है इक्विलिब्रियम। तो देखो बच्चों इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम क्लास 10th में आपने एसिड बेस पढ़ा होगा, एक चैप्टर ये पूरा एसिड बेस सॉल्ट। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम वाला सेक्शन है इसमें आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, पहला आपको पढ़ना है आयनिक और दूसरा पढ़ना है केमिकल। इसमें 2 पार्ट है हमारा, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम।
तो बच्चों आपने क्लास 10th में जितना पढ़ा था एसिड बेस के बारे में उतना तो इसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस साथ में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, उनके बारे में और डिटेल से नॉलेज मिलेगी और काफ़ी ऊपर तक लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। अगर आप बोर्ड्स में देना है तो बोर्ड्स में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, प्लस कंपटीशन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन से आते ही आते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा चैप्टर और काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, ठीक है। 2 पार्ट्स हैं इसके, आयनिक और केमिकल। तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सेक्शंस हैं, अच्छे से समझ के पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट भी है कंपटीशन के पर्पज़ से। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो बच्चों, जैसा कि नाम है रेडॉक्स, आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है, कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर में थोड़ा सा डिफिनेशन दिया हुआ रेडॉक्स रिएक्शन, तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है। बट यहाँ पे क्या पूरा का पूरा आपको चैप्टर्स ही पढ़ना है, पूरा फुल चैप्टर्स। ओनली आपने वहाँ डिफिनेशन पढ़ा था, यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर आ गया उसके ऊपर। तो इसमें भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सीखेंगे, रिएक्शन बैलेंस करने के नए नए तरीके सीखेंगे। क्लास 10th में आपको हीट एंड ट्रायल मेथड था, बट यहाँ आपको आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड और भी मतलब 2-3 और मेथड्स हैं जो आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। तो ये रेडॉक्स हो गया हमारा। तो बच्चों इसी के साथ ही फिजिकल सेक्शंस हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक सेक्शंस में। तो बच्चों देखो ऑर्गेनिक सेक्शन में जो पहला हमारा जनरली जीओसी आता है। जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है हमारे पास, आपको एक छोटा नाम दिख रहा होगा, बट ये एक्चुअली में बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने लगते हैं जीओसी ख़त्म करने में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप कितना जल्दी इसको रख पाते हैं। देखिए इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स है, मैं वो बस मेन टॉपिक्स लिख रहा हूँ। तो मेन टॉपिक्स हमारा है, पहले तो नॉमेनक्लेचर आएगा, ठीक है, पहले हमारा नॉमेनक्लेचर। जो सेकंड वन है वो हमारा आएगा आइसोमेरिज्म, और जो लास्ट है वो हमारा रेजोनेंस। तो बच्चों ये जो जीओसी है ना, ये छोटा सा टर्म जीओसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन जेई नीट में फिक्स होते हैं इससे। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और क्लास 11th का ऑर्गेनिक का मेन चैप्टर यही है। अगर आपने इस जीओसी को नहीं पढ़ा तो आपको क्लास 12th में ऑर्गेनिक में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी जीओसी स्टार्ट कीजिएगा तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा और एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, ओके। तो देखिए इसमें 3 सेक्शन है। नॉमेनक्लेचर, क्लास 10th में आपने ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, एल्केन के बारे में थोड़ा सा, 5-6 उसमें फंक्शनल ग्रुप थे। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 15 से 17 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है नॉमेनक्लेचर सेक्शंस में। काफ़ी लंबा चैप्टर है, डिटेल से पूरे ब्रांचिंग के साथ इसमें आपको नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे। और ये क्या है, ये अब इसको एक तरह से बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD, ठीक है। मतलब आप नाम लिखना ही सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉमेनक्लेचर सेक्शंस में, ठीक है। सेकेंड हमारा आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म भी क्या है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, 2 सेक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री का इसमें एक पार्ट आता है जो कि आपको जेई एडवांस में इंपॉर्टेंट होता है। जेई एडवांस में उससे क्वेश्चन आते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री से, ठीक है, वो इसी के अंदर आता है। इसमें एक्चुअल में 3D भी है, 2D भी है, दोनों डी आपको पढ़ना है इसमें। साइक्लोहेक्सेन वगैरह के बारे में 3D स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर सब पढ़ने हैं इसमें आइसोमेरिज्म में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अगर बोला जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन चैप्टर है जेई और नीट के पर्पज से वही जीओसी वाला है। काफ़ी क्वेश्चन स्टेबिलिटी से आ जाएंगे इसमें, टॉटोमर्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे टॉपिक्स भरे पड़े हैं इसमें, ठीक है। तो आप जब भी इसको पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस हमारा मेनली जो टॉपिक है ये रिएक्शंस वाले सेक्शन से आता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको रिएक्शंस वाले मिलेंगे उसमें रेजोनेंस का यूज़ होगा। जैसे प्रोडक्ट बनाना है, एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, काफ़ी सारे टॉपिक्स है इसमें, ठीक है। तो ये तीनों जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन इससे जेई नीट में आते ही आते हैं और आपके बोर्ड्स में तो होंगे ही, ठीक है। और ये अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना तो आपको 12th में ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आने वाला समझ में, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट हमारा देखिए ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है हमारा, आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है हाइड्रोकार्बन। बट यहाँ पे आपको बस वही नहीं पढ़ना है, यहाँ पे उससे काफ़ी ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, रिएक्शंस मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन, अलग अलग हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस पढ़ने हैं आपको। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें मेनली आपको क्या समझना होता है और प्रोडक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। तो इसी के साथ ही ऑर्गेनिक सेक्शन भी खत्म हुआ हमारा। अब हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
अब देखो जैसे कि नाम है इसका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो है नहीं है, इनऑर्गेनिक। तो देखिए पहला जो चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। देखिए इसके नाम पे मत जाइए, एक्चुअल में ये पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, थोड़े बहुत उसके हिस्ट्री पढ़े होंगे, कहाँ कहाँ से कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसको अरेंज करना सिखाया। तो इसमें भी जितने आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है उतने तो आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, काफ़ी सारे इसमें एक्स्ट्रा लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। सेकंड देखिए केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे जेईई नीट के पर्पज़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जाए तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग। और एक तरह से ये केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। इसमें काफ़ी सारे आपको कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह मिलेंगे, जिससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते हैं कुछ जेईई और नीट में। और ये चैप्टर काफ़ी चैप्टर से लिंक्ड है। केमिकल ऑटोमिक स्ट्रक्चर जो आप पढ़िएगा ये वाला चैप्टर्स, ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिंकेड मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ टॉपिक इसमें पढ़ रखा हो तो वापस ही कुछ टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। केमिकल बॉन्डिंग भी ऑलमोस्ट लंबा चैप्टर है बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको फिजिकल के सेक्शन में भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक क्या है? ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ रखा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक है हमारे पास। तो आपको देखिए आपने वहाँ पे क्लास 10 में पढ़ा होगा, खाली एस ब्लॉक के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया आपको कि ये एलिमेंट्स होते हैं। बट यहाँ पे जितने एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक में सबको डिटेल से पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या उसके नेचर्स होते हैं ये पढ़ने हैं। एस ब्लॉक में आप एस के बारे में पढ़ेंगे पूरे के पूरे, पी में पूरे के पूरे एलिमेंट्स के ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एस पी तो हो गए, बच क्या गए डी और एफ। डी एफ आपको 12th में मिलेंगे। और जो एक पी सेक्शन करेंगे, पी पार्ट का एक और पार्ट है वो आपको 12th में पढ़ना है, ओके। तो पीरियोडिक टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। ये ऊपर में छोटा सा पीरियोडिक टेबल, उसके अलावा एस पी हो ही गए, डी एफ बचे थे वो 12th में पढ़ने हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन। अब देखिए पूरा का पूरा चैप्टर ही आ गया हाइड्रोजन के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे क्लास 10th में यार हाइड्रोजन एक एलिमेंट्स था, यहाँ तो पूरे के पूरे चैप्टर्स ही आ रहे हैं सभी के ऊपर। तो बच्चों होता क्या है कि जो लेवल हमारा जो बढ़ता है ना, जैसे क्लासेस आपके बढ़ते हैं तो काफ़ी सारे बच्चों पे लोड पड़ते हैं, काफ़ी सारे नए नए टॉपिक आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा पहले आप छोटे थे फिर बड़े हो गए तो क्या हुआ, इंप्रूव हुआ, आपका हाइट बढ़ा। तो उसी तरह क्या हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट्स के हाइट बढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर्स के हाइट बढ़ते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। हाइड्रोजन आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स, प्रॉपर्टी, नेचर, रिएक्शन सब पढ़ने हैं आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में डिटेल से, पूरा का पूरा एक चैप्टर आ गया, ठीक है। लास्ट वन इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये देखिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है हमारा, ये जनरली हमारे इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें होती हैं, मेनली इसमें जो चैप्टर में आपको पढ़ना है साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये मेनली ईजी चैप्टर्स हैं। ये आपके समझने लायक है, बेसिक चैप्टर, ईजी चैप्टर है। इसमें कुछ खास चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग नहीं मिलने वाली है। वही जो आपने क्लास 8, 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वाटर पोल्यूशंस वो सब तो होंगे ही, बट इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी जो आपने क्लास 9th या क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही इनऑर्गेनिक सेक्शन भी हमारा खत्म होता है। हमने ऑलरेडी फिजिकल देख लिया, ऑर्गेनिक देख लिया, इनऑर्गेनिक देख लिया, ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पूरे के पूरे चैप्टर्स के ऊपर, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दिया सभी चैप्टर्स का। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो पहला चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको वही चीज़ें पढ़नी जो आपने क्लास 9th में पढ़ रखी है। शुरू की कुछ चीज़ें सेम होगी, क्या करो यार पढ़ना तो है ही, ठीक है। पहला जो चैप्टर हमारा देखिए, पहला टॉपिक इसमें है मैटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों जैसा कि चैप्टर का नाम है, क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने, मैटर क्या होती है, जो जिसका कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास हो, वो हमारा मैटर कहलाती है, ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने। तो यहाँ कुछ नई चीज़ें आपको मिलने वाली है नहीं, सेम वही डिफिनेशंस हैं, कुछ नई चीज़ें नहीं हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें आपको बताने की, रिमेंबर करवाने की पुराने क्लासेस से। तो देखिए मैटर्स हमको पता था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने होते हैं। अब देखिए जो पार्टिकल से मिल के बने होते हैं वो पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स बोलते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होंगे, तो देखिए सपोज मान के चलिए, सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास है, मान के चलिए मार्कर है,
ठीक है। मार्कर क्या है, मैटर है, क्यों, क्योंकि ये स्पेस ले रहा है, ठीक है, इसका कुछ मास है, ये हमारा क्या है, मैटर। अब देखिए मान के चलिए इस मैटर को हम ग्राइंडर में डालें और इसका पाउडर फॉर्म निकालें, तो पाउडर फॉर्म निकालने के बाद क्या होगा, वो जो पाउडर का फॉर्म होगा, हो सकता है उसमें जो सबसे छोटा वाला पाउडर का कण होगा वो हमारा कहलाएंगे पार्टिकल्स, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटम। तो सिंपली जितने भी हमारे मैटर होते हैं वो सभी उन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। सिंपली देखिए, आपने ग्राइंडर में डाला तो क्या हुआ, इसका पाउडर फॉर्म निकला, तो हम क्या बोलेंगे, वो जो पाउडर फॉर्म है उसी पाउडर फॉर्म से मिलके तो ये मार्कर बना हुआ है। तो मतलब जो पाउडर फॉर्म है वो क्या हुआ, पार्टिकल्स हुआ। तो जितने भी मैटर्स होंगे सभी का अपना पार्टिकल्स होगा, सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ये चीज़ें आपने क्लास 9 में भी पढ़ी होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें नहीं ये बताऊँगा कि देखिए मैटर में कुछ चीज़ें नहीं आती, जैसे कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई थॉट्स हो गए, ठीक है, जैसे मुझे कल सुबह उठना है, मुझे कल पढ़ाई करनी है, ठीक है, मुझे कल क्रिकेट खेलने जाना है, तो ये सब आपके दिमाग में चल रही है, तो ये मैटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। मतलब थॉट्स जो होते हैं ना वो मैटर की कैटेगरी में नहीं आते। या आप किसी से गुस्सा कर रहे हो, आप किसी से नफरत कर रहे हो, तो ये सब भी मैटर की कैटेगरी में नहीं आता। ओके, और इसके अलावा एक और पार्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म्स भी इसके अंदर नहीं आते मैटर के अंदर, जैसे गर्मी लग रही है, ठीक है, ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा, तो ये सब क्या मैटर की कैटेगरी में नहीं आते, मैटर की कैटेगरी से बाहर है, क्योंकि इसका कोई मास नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है स्मेल। अगर आप स्मेल को लेते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम, दोनों में कंपेयर करना हो, आपको बोला जाए दोनों में से कौन सा मैटर है बताइए, तो आप बोलेंगे स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। ओनली स्मेल हमारा मैटर की कैटेगरी में नहीं आता। अब स्मेल ऑफ परफ्यूम क्यों मैटर है, क्योंकि देखिए जैसे आप परफ्यूम का स्प्रे कीजिएगा तो उस परफ्यूम का जो पार्टिकल्स होगा, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, वो एयर में मूव करेगा, एयर में वो कुछ स्पेस लेगा, ठीक है, तो वो हमारा मैटर की कैटेगरी में आता है। तो जो भी होगा हमारे स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ए मैटर। ओके, सो एक और हमारा है एयर। अब जब हमको सोच के बताए एयर क्या मैटर के कैटेगरी में आएगा, एयर को हम लोग मैटर बोलेंगे क्या, सोचिए जरा। तो देखिए एयर में क्या हमको दिख रहा है, एयर तो दिखता नहीं है हमको, मैटर में आएगा क्या वो। तो इसका सीधा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आप किसी गुब्बारे में आपने हवा भर दिया, ओके, हवा भरने के बाद क्या होगा, देखिएगा उसका मास बढ़ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सिंपली हम देखेंगे क्या हवा बढ़ने के बाद क्या उसका कुछ मास आ गया, उसने कुछ स्पेस लिया, कुछ जगह उसने लिया, तो हमारा क्या ला जाएगा, मैटर। तो एयर इज ए मैटर। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने मैटर्स के बारे में ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दी है। मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लास 9 में काफ़ी बार पढ़ रखा है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इसको अच्छे से पढ़ा होगा, वहाँ पे लंबे लंबे नोट्स भी बनाए होंगे। मैं यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि यहाँ इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो चैप्टर का आपका नाम है क्या, बेसिक केमिस्ट्री, तो आपको ये सब चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा दूंगा। इसका आपको नोट्स में नहीं मेंशन करना है क्योंकि इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको एग्जाम्स वगैरह में, ये बस आपके नॉलेज के पर्पज़ से लिए। ओके, अब मैं इसको देखो कुछ नई चीज़ें आपने बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैटर्स जनरली हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हमने, उसमें हमने सॉलिड लिक्विड एंड गैस पढ़ा था। अब इसके बीच में देखिए एक चीज़ और है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। पहले प्रॉपर्टी हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो बच्चों, जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा होता है, देखो फिजिकल मतलब होता है जिसको हम फील कर सके, ठीक है, मान के जिसको हम छू के एब्जॉर्ब कर, छू के हम लोग उसको अनुभव कर सके। जैसे कि मान के चलिए ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, हार्ड है, हार्ड, तो ये हमारा क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, हम उसको महसूस कर रहे हैं कि ये हार्ड है। किसी का अगर कलर जैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ हार्ड हो रहा है, कुछ बड़ा साइज है, तो साइज वगैरह जो आता है ना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। तो हमने ऑलरेडी क्या किया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो मैटर चैप्टर हमारा, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ रखा था स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हमने 3 कैटेगरी पढ़ रखे थे, जो थे हमारे क्या, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा था। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी का जो हमारा पार्ट था उसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा था।
अब इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, ये सब ऑलरेडी आपने इसके डिफरेंस वगैरह आपने क्लास 9th में पढ़ के नोट्स वगैरह बनाएंगे अच्छे से। ओके, तो हम लोग इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा, जो इसका मेन टॉपिक है उसको कवर करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट हम देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर। ठीक है, किसको करें पहले, ये हमारा हो गया मिक्सचर, और नेक्स्ट हमारा है प्योर सब्सटेंस। अब बच्चों मिक्सचर क्या होता है, सिंपली आपके दिमाग में चलेगा यार दूध वाला सुबह सुबह आता है, दूध में पानी मिला जाता है, दिमाग में चल रहा होगा आपके, अरे यार तू मिक्सचर कर रहा है, पानी मिक्स कर रहा है, मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर जनरली होता है जब हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्सचर में देखो, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, एक होते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लास 9th में डिटेल से आपने डिफिनेशंस वगैरह पढ़ रखे हैं इसके, मैं बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन करवा दूंगा। होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस। ठीक है, देखिए होमोजीनियस जो होता है वो उसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स कंपोजिशन में होता है, होमोजेनियस हमारा फिक्स्ड कंपोजिशन में होता है। और जो हेट्रोजेनियस होता है वो हमारा फिक्स कंपोजिशन में नहीं होता है, नॉट इन फिक्स कंपोजिशन। नॉट इन फिक्स कंपोजिशन कहने का मतलब है कि कोई कंपोजिशन नहीं होता, आप किसी भी अमाउंट में उसको मिला दिए। ठीक है, लेकिन जो होमोजेनियस वाला जो मिक्सचर है वो एक फिक्स कंपोजिशन में होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल दिखा जाए तो शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, आप अगर सिंपली शुगर वाटर को देखिएगा वो क्या कंप्लीटली उसमें घुल जाता है, आप दूर से शुगर के पार्टिकल्स आपको पानी में नहीं दिखेंगे। या सिंपली आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप क्या करिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो नमक क्या होगा, पानी में घुल जाएगा अच्छे से। अगर आपको बोला जाए आप देख के बताइए इसमें क्या घुला होता, बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। उसका रीज़न यही है कि ये क्या है, एक फिक्स रेशियो में, फिक्स कंपोजिशन में वो घुला हुआ उसमें। ठीक है, जिसकी वजह से हम उसके सॉल्ट के पार्टिकल्स को उसमें नहीं देख सकते। तो ये हमारा था होमोजेनियस मिक्सचर। मैं डिफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ रखे हैं, लिख रखे हैं। नेक्स्ट हमारा हेट्रोजीनियस। अब देखिए हेट्रोजीनियस हमारा किस कैटेगरी में आएगा। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता इसका, किसी भी रेशियो में मिला दीजिए। मतलब आप शुगर ले लिए, उसमें नमक मिला दिए। ठीक है, शुगर में नमक मिला दिए, पानी में हम क्या किए, सैंड मिला दिए, तो क्या होगा, सैंड नीचे जाके जम जाता है। तो हमको दूर से ही देख के बता सकते हैं यार इसमें सैंड मिला हुआ है। चावल में आप जैसे कंकड़ वगैरह मिला होता है, सिंपल एग्जांपल, तो देखिएगा वो क्या हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, उसमें हम लोग देख के ही बता देते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ मिला हुआ है। तो सिंपल ये याद रखिए, जिसको हम देख के बता देंगे वो हमारा हेट्रोजेनियस, जिसको देख के नहीं बता पाएंगे वो होमोजेनियस। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट हमारा है प्योर सब्सटेंस। अब देखिए जैसा कि इसका नाम है प्योर, मतलब 100% प्योर, यार प्योर चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस जनरली हमारा क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, इसमें दो कैटेगरीज होते हैं। पहला हमारा होते हैं एलिमेंट्स और दूसरा होते हैं हमारे कंपाउंड्स। तो बच्चों आपने एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो एलिमेंट्स का अगर आपको डिफिनेशन देना होगा तो आप बोलिएगा वैसे मैटर जिसमें बस उसी मैटर्स के पार्टिकल्स अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में ओनली ऑक्सीजन के एटम्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई और नहीं अवेलेबल होंगे। जैसे कि ऑक्सीजन में थोड़ा बहुत कोई और एटम नहीं मिला होगा, ऑक्सीजन में जैसे हाइड्रोजन नहीं मिला होगा, वो प्योर अवस्था में होगा, प्योर फॉर्म में होगा, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे को बोलते हैं जिसमें प्योर फॉर्म में वो अवेलेबल होता है उसमें। और ये एलिमेंट्स का एक खासियत क्या है कि इसको हम लोग जनरली जो फिजिकल और केमिकल मेथड है उससे अलग नहीं कर सकते। इसको अलग करने के लिए हमको हाईली रिएक्शंस वगैरह करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्स होगा। जैसे एग्जांपल में ऑक्सीजन ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लिए, क्लोरीन ले लिए। क्लोरीन मतलब क्लोरीन में ओनली क्लोरीन मिला हुआ और कुछ नहीं मिला है।
हाइड्रोजन में ओनली हाइड्रोजन मिला है, ऑक्सीजन में ओनली ऑक्सीजन मिला है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एलिमेंट्स। अब आते हैं कंपाउंड्स की। अब देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड जनरली वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा प्योर एलिमेंट्स के एक फिक्स रेशियो से बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल जो हमारा जैसे H2O ले लिए। H2O में क्या देखिए, हाइड्रोजन हमारा प्योर है, ऑक्सीजन प्योर है, दोनों ही क्या है, प्योर है और एक फिक्स रेशियो में आके मिले हैं। मतलब इसका जो रेशियो हो जाएगा क्या, 2:1 के रेशियो में। तो हमारे क्या कहलाएंगे, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन। एलिमेंट्स मतलब जो एलिमेंट्स के जनरली नाम है आप वो इसमें लिख सकते हैं क्योंकि वो प्योर है। देख नाइट्रोजन में कोई और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स के अलावा और कोई पार्टिकल्स है ही नहीं। कार्बन में ओनली कार्बन के पार्टिकल्स है और कोई पार्टिकल्स नहीं है। और इसको जनरली फिजिकल केमिकल मेथड से नहीं अलग कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए हाईली रिएक्शंस वगैरह करने होते हैं। ओके, कंपाउंड्स में देखिए, कंपाउंड्स हमारा फिक्स रेशियो में होता है। ये जनरली 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिक्सअप से बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक एलिमेंट हाइड्रोजन लिया, एक एलिमेंट ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, H2O। ओके, तो ये हमने एलिमेंट्स देख लिया, कंपाउंड देख लिया, हमने मिक्सर भी देख लिया, हमने प्योर भी देख लिया। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको डिटेल में इस चीज़ों को लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। ओके, तो अब इसका जो मेन टॉपिक है अब हम लोग उस पर चलते हैं। बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एटम्स। देखिए एटम्स हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये बेस है, एक तरह से ये एक तरह से बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी पड़ेगी आगे के टर्म्स पढ़ने के लिए। तो देखिए जैसा कि नाम है एटम्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जैसे मैंने मार्कर लिया था इसको मैंने ग्राइंडर में डाला था तो क्या हुआ था, पाउडर फॉर्म बना था। और मैंने बताया था जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला पाउडर फॉर्म होगा वो इसका एटम्स कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हैं एटम्स का, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम्स। समझते हैं थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लिए ऑक्सीजन का एटम्स, मतलब ऑक्सीजन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऑक्सीजन को अगर आप पाउडर फॉर्म में या फिर ग्राइंडर में डाल के अगर उसमें छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा होगा वो कहलाएगा इसका एटम्स। ओके, वो हमारा कहलाएगा ऑक्सीजन के एटम्स। तो ये एटम्स के डिफिनेशंस हमारे थे। अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स। तो देखिए एटम्स में हमारा क्या होते थे, जनरली सिंगल होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है, सल्फर के एटम्स, क्लोरीन के एटम्स, वो सभी में सिंगल के एटम्स हो गए। अब देखिए जैसे कि नाम आता है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स मतलब हो जाता है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं एक से ज़्यादा हमारा क्या होता है। देखिए एलिमेंट सिंगल होता था हमारा, लेकिन कंपाउंड क्या होता था, एक से ज़्यादा से मिलके बनता था। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। आप किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ओके, तो द स्मॉलेस्ट particles of a compound is called molecules। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं क्या, हाइड्रोजन H2O के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, H2O के केस में आप मॉलिक्यूल वर्ड यूज कीजिएगा। ओके, और अगर सिंगल कोई एलिमेंट्स हो तो उसके केस में हम लोग एटम्स वर्ड यूज करते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपको एटम्स लिखा है तो आप वो सिंगल एलिमेंट्स लिखेंगे, कोई सा भी, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सिंगल। अगर आपको मॉलिक्यूल्स लिखना है तो आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन वहाँ दिखाएंगे। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हमारे
दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे होमो एटॉमिक और दूसरा हमारा होते हैं हेटेरो एटॉमिक। ओके, हेटेरो एटॉमिक। तो देखो बच्चों, जैसा कि इसका नाम है होमो का मतलब होता है एक जैसा, होमो मतलब होता है एक जैसा या फिर सेम टाइप का। तो पहला का डिफिनेशन तो यहीं से क्लियर हो गया। होमो एटॉमिक मतलब वैसा एटम्स का कॉम्बिनेशन जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन हो जाएगा सच टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स which are made by only one type of molecule, ठीक है। जो हमारा होमो एटॉमिक, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब वैसा एटॉम्स या वैसा मॉलिक्यूल्स जो कि क्या होते हैं हमारे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स जब भी लिखना है तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को दिखाएंगे। तो सपोज हम एग्जांपल के तौर पर क्या लिख सकते हैं, देखिए H2 में क्या आपको एक से ज़्यादा दिख रहा है एलिमेंट्स, हाइड्रोजन है वो भी 2 बार, एक से ज़्यादा है। और नाम क्या था हमारा, होमो एटॉमिक। होमो मतलब होता है सेम। तो देखिए यहाँ पे सेम है क्या, हाइड्रोजन सेम टाइप के एलिमेंट्स से। तो डिफिनेशन क्या था हमारा, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर मेड बाय सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप्स ऑफ एटम लिखे, ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सेम टाइप के एटम से मिलके क्या बना हमारा H2। उसी तरह आप लिख सकते हैं इसमें O2, ठीक है, Cl2। ये सभी क्या आएंगे, ये सभी हमारे क्या होमो एटॉमिक है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे हेटेरो एटॉमिक। अब देखिए जैसा कि नाम है, होमो का मतलब होता था एक जैसा या सेम, होमो का मतलब था हमारा सेम। अब हेटेरो का होता है जस्ट अपोजिट। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, वो हमारा क्या कहलाएगा, हेटेरो एटॉमिक। ओके, वो हमारा कहलाएगा हेटेरो एटॉमिक। तो डिफिनेशन लिखते हैं जल्दी से, सच टाइप्स ऑफ molecules which are made by different type of atoms, different types of atoms। ठीक है, तो हेटेरोएटॉमिक हमारा क्या हो गया कि वैसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से कैसे मिलके बने होंगे, तो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास आ गया एग्जांपल H2O। तो H2O में देखिए डिफरेंट टाइप के एटम है क्या, देखिए एक हाइड्रोजन के 2 एटम्स है इसमें और ऑक्सीजन के 1 एटम्स, मतलब देखिए डिफरेंट टाइप दिख गया ना, एक हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, दोनों क्या डिफरेंट एटम्स हैं, दोनों क्या डिफरेंट एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो ये हमारे हो गए हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, होमो में क्या होते हैं, सेम टाइप के थे, और हेटेरो में क्या हो गए हमारे डिफरेंट टाइप के। और भी ले सकते हैं आप, CO2 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या थे, मॉलिक्यूल्स के टाइप। ओके, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आई एम श्योर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैंने कुछ नया नहीं बताया इसमें, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है बेसिक ही था। अभी इसमें कुछ मैंने नया चीज़ें नहीं बताएं। डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ें पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।